अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलामुअलैकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए किरा, काफ़ी दिनों की गैर हाज़िरी के बाद आज आप आई हैं, छुट्टियाँ बहुत कर रही हैं आप। सर आई मेक लगता है ये शो आपका जो है ना एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, नहीं रेगुलर नहीं नहीं। सर, नहीं सर, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। आई विल मेक श्योर कि अब से डेली मेरी हाज़िरी को यकीनी बनाऊँ मैं अपनी। और फिर सर लोगों सबसे ये मेरी वज़ह से नहीं, ये अपनी इतनी छुट्टियाँ करती है कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीरियस नहीं है शो में, मैं नहीं, आपको नहीं आज ऑन सर, एयर बता नहीं, रहा हूँ। नहीं सर, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो ख़ास तौर साहब, पर फीडबैक देते हैं, वो इतना पॉज़िटिव होता है, इतना मज़बूत होता है कि मज़ा आता है पढ़ के कि मुझे लगता वाक़ई। है आपको व्यूअर्स से कोई लगाव नहीं है, इसलिए नहीं छुट्टियाँ सर, करती हैं। नहीं सर, व्यूअर्स तो हमारे जब इतना प्यार देते हैं हमें, और जितनी जल्दी हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, आप और प्यार दें और हमें फीडबैक दें। तो सर व्लॉग का आगाज़ करेंगे, ऑल थिंग्स अपार्ट। सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप की। तो एजाज सईद साहब ने खबर ब्रेक की कि ट्रंप जो है वो 18 सितंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये तारीख हतमी नहीं है। तो सर पहले तारीख देना, फिर ये कहना कि तारीख हतमी नहीं है। फिर अब आपसे जानूंगी कि क्या कहेंगे कि ट्रंप वाकई आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अच्छा, मुझे लगता है आजकल एजाज सैयद साहब के सोर्स को कोई प्रॉब्लम है, किसी गलत सोर्स के हत्थे चढ़ गए हैं वो। मतलब वो, मैं उनकी जर्नलिज़्म की बड़ी कदर करता हूँ और मैं एजाज सैयद की ख़बरों की भी बहुत कदर करता हूँ। उन्होंने हमेशा बहुत अच्छी जर्नलिज़्म की है और पाकिस्तान की जर्नलिज़्म का एक बड़ा नाम है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखें, उन्होंने एक ख़बर दी कि सदर आसिफ ज़रदारी रिज़ाइन कर रहे हैं और जो है उनका इस्तीफ़ा उन्होंने पढ़ भी लिया है। अब वो अभी तक तो वो इस्तीफ़ा हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा और रिज़ाइन भी नज़र नहीं आ रहा, और उन्होंने बाद में कहा मैं अपनी खबर पे कायम हूँ। उसके बाद उन्होंने मलक रियाज की सुलह की खबर दी और फिर आया कि वो 15 जुलाई को पाकिस्तान लैंड कर जाएँगे या वो है, तो वो भी एजाज़ सईद साहब की खबर कुछ दुरुस्त साबित नहीं हुई, क्योंकि मलक रियाज साहब तो कोई 15 जुलाई को या मलक रियाज साहब की सेटलमेंट की अभी तक तो कोई खबर हमारे सामने नहीं आई। और अब ये तीसरी खबर उन्होंने ट्रंप के दौरे की दी है। तो हम्म। मुसलसल मैं समझ रहा हूँ कि कोई बंदा तो है जो एजाज़ सईद साहब को गलत खबरें फ़ीड कर रहा है और वो उस पर यकीन कर रहे हैं। मेरा उनको मशवरा है कि अपने सोर्स को ज़रा रीचेक करें, कोई उनको गलत इन्फॉर्म कर रहा है। लेकिन बहरहाल ट्रंप का दौरा पाकिस्तान का मैं नहीं समझता अभी कोई इम्कान है। ये तो ज़रूर है कि क्वाड का एक सरबराही इजलास इंडिया में होना है, और जो लोग क्वाड को जानते हैं, ये 4 मुल्कों का एक आपस में मुशावरती है जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और अमेरिका है। तो क्वाड का लेकिन ये बात भी आप समझें कि ट्रंप क्वाड को कोई अहमियत नहीं देते। क्वाड के इजलास के भी कोई तारीखें नहीं आई हैं, क्योंकि ट्रंप तारीख देगा तो बाकी 3 सरबराह मुमलिकत भी आने हैं ना उसमें। मोदी तो होस्ट होंगे तो बाकी 2 ने भी देना है। तो अभी उसकी कोई तारीख नहीं है। वैसे भी सितंबर में वो ज़रूर लंदन जा रहे हैं उन तारीखों में, लेकिन उसके बाद यूएन जनरल असेंबली का सेशन होता है हम्म। और यूएन जनरल असेंबली के सेशन में ये रवायत है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट एक डिनर भी होस्ट करता है। एक तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खिताब करना होता है, एक डिनर होस्ट करते हैं जिसमें सारे जो सरबराह मुमलिकत आए होते हैं, वो शिरकत करते हैं, क्योंकि ये होस्ट कंट्री अमेरिका होता है और वो एक डिनर होस्ट करते हैं। तो ट्रंप उस मौके पे यूएन जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर मुझे नहीं लगता कि अमेरिका से बाहर जाएँगे। वो 2 दिन के लिए लंदन तो जा रहे हैं, हम्म। जो डेटें आई हैं। लेकिन अभी चूँकि क्वाड इजलास की भी कोई तारीख नहीं आई, क्वाड का अगर कोई इजलास की तारीख आती है, तो ये मुमकिन है कि उस वक़्त वो पाकिस्तान एक दिन होकर इंडिया जाएँ टू बैलेंस इफ़ेक्ट करने के लिए। लेकिन चूँकि ना क्वाड इजलास की कोई तारीख है, ना पाकिस्तान आने की कोई तारीख है, फिर उन तारीखों में जनरल असेंबली का इजलास है, लिहाज़ा मुझे तो ये बहुत खबर कुछ ज़्यादा हकीकत के करीब नहीं लगी। एजाज़ सैयद साहब ने भी उस पे ख़ैर माज़रत कर ली है और उन्होंने कहा है कि मेरी खबर गलत है, लेकिन चूँकि एक बहस मुल्क में शुरू हो गई तो आपने भी सर मुझसे मेन सवा। स्ट्रीम मीडिया पर जिस तरह कवर किया गया उसको कैसे देखेंगे आप? नहीं, मेरे ख़्याल में अब देखें ना, एजाज़ सैयद साहब ने जियो को खबर दी ना, हम्म। उन्होंने कहा कि मेरे इदारे ने, उनके इदारा तो कोई रिपोर्टर्स पे किसी पे रिलाय कर रहा होता है। मैं को मैं जब रिपोर्टर्स ने खबर फ़ाइल की तो फिर उसके बाद इदारे चला देते हैं। हम्म। तो टेक्निकली तो एजाज़ सैयद साहब ने ब्रेक की और मैं समझता हूँ कि एजाज़ सैयद साहब ने अब माफ़ी भी माँग ली है। उनका शायद माफ़ी वाला ट्वीट आपके सामने स्क्रीन पर भी होगा। तो ये खबर एजाज़ सैयद साहब की बाउंस हो गई है। मुझे लगता है उनकी बाकी 2 खबरें भी बाउंस हो चुकी हैं। उन्हें उनकी भी माज़रत ही कर लेनी चाहिए। तो सर आगे बढ़ेंगे। अब नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि एक बहुत अहम मायनाज शख्सियत जो है वो मंज़र-ए-आम से गायब है। तो आप समझ तो गए होंगे सर मैं किसकी बात कर रही हूँ। नून लीग तो सियासत में मुतहरिक नज़र आती है, लेकिन
हमज़ा शहबाज साहब जो हैं वो गायब हैं, तो सर कहाँ हैं वो? अच्छा, हमजा शहबाज साहब नाराज़ थे और नाराज़गी की वजह से वो खामोश थे। वो सियासी तौर पर एक्टिव नहीं थे, ये बात ठीक है। असम्बली हाल का इलेक्शन हुआ है अभी, ज़िमनी इंतखाब, वो वहाँ भी नहीं गए और भी वो पॉलिटिकली बिल्कुल एक्टिव नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन अब ऐसे इशारे मिले हैं जिनसे ये ज़ाहिर हो रहा है कि हमज़ा शहबाज वापस एक्टिव होने जा रहे हैं। जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि वो वफाकी वज़ीर भी बन जाएँगे अगले कुछ दिनों में और चेयरमैन पब्लिक अफ़ेयर्स यूनिट भी बन जाएँगे, हुँ, जो एमएनएस को डील करेगा और स्टेट गेस्ट हाउस में लाहौर में उनका दफ्तर भी होगा। 2 करीबी साथी हैं, एक उनके साथी हैं इमरान गुराया और एक साथी हैं उनके सिबगतुल्लाह हुँ, सुल्तान। उन दोनों को प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिक अफेयर्स यूनिट का कोऑर्डिनेटर लगा दिया और डायरेक्टर लगा दिया। अब जब पब्लिक अफेयर्स यूनिट के कोऑर्डिनेटर और डायरेक्टर हमजा शहबाज की टीम के लोग लग गए हैं, तो इसका मतलब है पब्लिक अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन जो हैं, वो हमजा शहबाज अगले चंद दिनों में लग जाएँगे। एक स्टेट गेस्ट हाउस लाहौर में उनका ऑफ़िस होगा, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में इस्लामाबाद उनका ऑफ़िस होगा और वो वफाकी वज़ीर भी बनेंगे। कुछ हो सकता है वफाकी वज़ीर हों और चेयरमैन पब्लिक अफेयर्स यूनिट हों या उनको कोई महकमा भी मिल सकता है। लेकिन हमज़ा शहबाज की सियासत में वापसी के इशारे मिल गए हैं। उनके 2 बहुत करीबी साथी जो उनकी टीम के हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस ने को नोटिफ़िकेशन आज ही जारी किए हैं, जिसका मतलब है कि अब हमज़ा शहबाज की वापसी भी तो सर जो हो गई। मौजूदा मंज़रनामा है इसमें क्या उनकी आमद से हलचल मचेगी? देखिए, हमज़ा शहबाज जो हैं वो शहबाज शरीफ के बेटे हैं और जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे तो तब भी वो 90 शाहरा पे बैठ के शहबाज शरीफ के बिहाफ़ पर एमपीएस को मिलकर और उनके काम कर को देखते थे। पब्लिक अफ़ेयर्स यूनिट एक उन्होंने बनाया हुआ था। हुँ, अब भी डिज़ाइन वही है कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हैं और जो एमएनएस के काम हैं, जो पॉलिटिकल सारे लोगों के काम हैं, वो हमज़ा शहबाज देखेंगे और वो हमज़ा शहबाज जो है पॉलिटिकल साइड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर को देखेंगे, जैसे वो पॉलिटिकल साइड ऑफ द चीफ मिनिस्टर देखते थे। तो मेरे ख़्याल में वो अपने वालिद की मदद के लिए आ रहे हैं और वो सियासी राब्ते करेंगे और एमएनएस को और अभी ये होता है ना प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल रहा तो एमएनएस नाराज़ हो जाते हैं। जैसे पंजाब के एमपीज़ इस हवाले से भी नाराज़ रहते हैं कि जी उनकी मरीम नवाज़ से मुलाकात नहीं होती। मुलाकात नहीं होती, जी मरीम तो हमें टाइम नहीं देती। सेम इज़ द केस एमएनएस को ये गिला रहता है कि जी प्राइम मिनिस्टर टाइम नहीं देता। तो उसको कवर करने के लिए शहबाज शरीफ ने अपने दौरे वज़ारत आला में हमज़ा शहबाज को रखा हुआ था और अब वो वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे हमज़ा शहबाज को रखेंगे कि बहुत सारे एमएनएज़ हमज़ा शहबाज को मिलकर ये समझेंगे कि उनकी प्राइम मिनिस्टर से बात हो गई है और हमज़ा उनका मैसेज आगे पहुँचा देंगे। तो ये एक बफर ज़ोन क्रिएट होता है। हमज़ा इस रोल में अगले चंद दिनों में आपको ज़रूर नज़र आएँगे। तो सर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे केपी में सेनेट इंतखाबात की। तो सर ये जो हुकूमत केपी की हुकूमत का और ये जो ऑपोज़िशन है, जो इनमें जो मुकमुका हुआ है, फिर असल बात तो ये है कि तो हुकूमत तो इनको कहती थी ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, फिर इन्हीं से मुकमुका ये डील जो हुई है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊँ, इमरान खान का परसों का ट्वीट था कि अब हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो हुँ, सकते। हुकूमत तो हमेशा कहती है कि हम तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हमने इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करने, हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हमने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने हैं। हुँ, अब यहाँ तो तहरीक इंसाफ ये कहती है कि अगर आपने केपी में हमारे साथ एडजस्टमेंट करनी है तो जाके अडियाला बात करें। हुँ, तो हम मानते हैं कि जी कि हर काम अडियाले से होगा, लिहाज़ा अगर हुकूमत ने सीटों की एडजस्टमेंट भी करनी है केपी में सेनेट की, तो वो अडियाला बात करे। लेकिन आप देखें कि सीटों की एडजस्टमेंट के लिए पीटीआई ने ये शर्त नहीं रखी है कि अडियाला बात करें। उन्होंने खुद ही हुकूमत के साथ बैठकर, वहाँ की अपोज़िशन के साथ बैठकर सीटों की एडजस्टमेंट कर ली है। आप इसकी बात ये समझें कि वैसे तो कहते हैं ना कि जी जो कुछ होगा अडियाले से होगा, हाँ जी। हर फैसला अडियाले से होगा। तो अडियाले वाला तो कह रहा है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो फिर आपने हुकूमत के साथ ये सीटों की जो सेनेट की सीटों पर एडजस्टमेंट का मुज़ाकरात कैसे कर लिए? और फिर आप कहते हैं कि हर चीज़ की मंजूरी खान देगा, तो क्या सीटों की बंदरबाट की मंजूरी खान ने दी है? कि उसने कहा है कि आप पीएमएलएन, पीपीपी और जेयूआई के साथ मिलकर सीट एडजस्टमेंट कर लें और सेनेट का इंतखाब मिलकर लड़ लें। फिर मैं ये कहूँगा कि अगर पीटीआई सेनेट का इंतखाब पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई के साथ मिलकर लड़ सकती है, फिर कौमी असम्बली का इंतखाब भी मिलकर लड़ सकती है। ये कहाँ लिखा है कि आप सेनेट का इंतखाब तो मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन आप कौमी असम्बली में एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। एडजस्टमेंट है तो फिर आपकी इन पार्टियों के इसका मतलब है आप इन पार्टियों के साथ मिलकर चल सकते हैं। तो फिर जो पीटीआई का मौक़िफ़ है कि हम तो इनके साथ कभी भी नहीं चल सकते, इसका एक और मतलब है जी। कि
आपने 8 फरवरी का मैंडेट भी मान लिया, क्योंकि आपने इन पार्टियों के साथ हुँ, मिलकर एडजस्टमेंट कर ली। जी। तो आपने 8 फरवरी का मैंडेट मान लिया, आपने फॉर्म 45-47 की बहस खत्म कर दी। आपने उनकी हुकूमत जायज़ तस्लीम कर ली, उन्होंने आपकी केपी की हुकूमत जायज़ तस्लीम कर ली और आपस में मिल-बाँट के आपने सीटों की बंदरबाट कर ली। फिर आप लोगों को बेवकूफ़ क्या बनाते हैं? फिर आपका बयानिया क्या है? मेरे ख़्याल में ये जो फ़ॉर्मूला है कि 6 सीटें पीटीआई को मिल जाएँगी और 5 सीटें हुकूमत को मिल जाएँगी, ये पीटीआई के बयानिए की नफ़ी है। और ये जो नफ़ी है ना, ये पीटीआई को कॉस्ट करेगी, क्योंकि आप त इतने खुले तज़ाद के साथ लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो सर ये जो मुराद सईद साहब का नाम सामने आ रहा है, फिर उसके बाद अलीमा खान की जानिब से तो कहा गया था कि अली अमीन जो है वो बानी पीटीआई के सिपाही हैं, तो फिर जिस तरह भी आपने कहा है और ये मुराद सईद का नाम सामने आना, तो क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे नहीं लगता, मेरे पास कोई ख़बर नहीं है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरी ज़ाती राय में मुराद सईद के कागज़ात नामज़दगी मंज़ूर नहीं होंगे। क्योंकि वो एब्सकॉन्डर हैं, वो इश्तिहारी हैं, वो जब तक कानून के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि उनके कागज़ात नामज़दगी कबूल होंगे। वो वक़्त गया जब बंदयाल साहब का दौर था, या जब था 8 के यहाँ इश्तिहारियों और मफ़रूरों के कागज़ात नामज़दगी मंज़ूर हो जाते थे। मुझे नहीं लगता कि इस वक़्त किसी इश्तिहारी या मफ़रूर के कागज़ात होंगे। लिहाज़ा मुझे ये लगता है कि मुराद सईद के कागज़ात रिजेक्ट हो जाएँगे और बाकी सब के कागज़ात मंज़ूर हो जाएँगे। मुझे मुराद सईद सेनेट में जाते नज़र नहीं आ रहे। सर पीटीआई से रिलेटेड एक और खबर शामिल करूँगी। अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया, दिलखराश वाक़या, मूसा मानिका ने अपने ज़ाती मुलाज़िम पर गोली चला दी। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ख़ैर उसका पीटीआई से तो कोई ताल्लुक नहीं है। उनका तो बुशरा बीबी से ताल्लुक है ना, वो बुशरा बीबी के बेटे हैं, पीटीआई में तो शामिल नहीं हैं। हुँ। आप बुशरा बीबी उनकी वालदा हैं ज़रूर, और ख़ावर मानिका उनके वालिद हैं। देखिए, जब हम बिगड़ी हुई औलाद देखते हैं कि वो अपने मुलाज़िमों पर गोली चलाती है, या बिगड़े हुए बच्चे हैं, तो आप समझें, हम इनको बिगड़ी हुई औलाद ही कहेंगे ना, जिनको इंसानियत का कोई दर्स नहीं है। तो हम कहेंगे कि इनके वालिदैन की तरबियत अच्छी नहीं है, ये एक बिगड़ी हुई औलाद है, रईसज़ादे हैं। और अब यकीनन बुशरा बीबी और ख़ावर मानिका की तरबियत पर सवाल उठेगा कि उन्होंने बच्चों की तरबियत कैसे की है। और बड़ा मैं समझता हूँ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए कि एक बंदा आपका मुलाज़िम है, आप उसे गोली मार दें। ये कहाँ का है कि उसने दलील भी ये दी है कि उसने काम में कोताही की, मैंने गोली मार दी। ये कौन जो जागीरदाराना सोच है, और ये जो रईसज़ादे हैं, ये इंसान को इंसान नहीं समझते। और मैं तो समझता हूँ कि ये रईसज़ादों की बिगड़ी हुई औलाद है, और मैं माँ और बाप दोनों को कसूरवार समझता हूँ। सर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे सैलाबी सूरत-ए-हाल की। तो हमने देखा कि क्या हालात हैं पिंडी और चकवाल में, सैलाब की सूरत-ए-हाल है, फ़ौज को तलब कर लिया गया है। तो सर हुकूमत इस हवाले से क्या अब इक़दामात कर रही है? अगर हम देखा जाए तो 2 साल पहले भी सैलाब आया था, उसकी तबाहकारियाँ भी सबने देखी थी। यकीनन सैलाब आए हैं, और बड़ा पिंडी में बहुत नुकसान हुआ है, चकवाल में, जेहलम में, अपर पंजाब में, उससे पहले केपी में भी, फिर गिलगित में भी ग्लेशियर्स के, और सैलाब अब पाकिस्तान में एक रेगुलर फीचर बन गए हैं। इसको हम क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं, और इसमें कहते हैं कि हमारा क्लाइमेट साइकिल सारा बदल गया है। पिछले जो 2022 में सैलाब आया था, उसमें सिंध के कई देहात जो हैं वो बह गए थे, हज़ारों लोगों के घर बह गए थे, और अब भी सूरत-ए-हाल पंजाब में ऐसी है। तो हुकूमतें इसके लिए क्या कर सकती हैं? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो मेरा ख़्याल है हम सैलाबी डैम नहीं बनाते। ऐसे डैम जो बारिशों और सैलाब के पानी को स्टोर कर सकें, या जहाँ हम रख सकें, वो नहीं हमने बनाए। और दूसरा, सैलाब से निपटने के लिए हमने कोई काम नहीं किया। हुकूमतें फायर फाइटिंग का काम करती हैं, लॉन्ग टर्म काम नहीं करती हैं। हर इलाके में बारिशों के हवाले से डैम होने चाहिए, हर इलाके में सैलाबी डैम होने चाहिए, नदी नाले पक्के होने चाहिए, जो ये काम नहीं होता। मेरे ख़्याल में हुकूमतों की कारकर्दगी जो है वो सिर्फ़ इतना नहीं है कि उन्होंने पानी निकाल दिया, उन्होंने जब सैलाब आया तो रेस्क्यू का काम कर लिया, उन्होंने जब सैलाब आया तो लोगों को इमदाद दे दी। मेरे ख़्याल में जब सैलाब ना हो, तब सैलाब की जो तैयारी है वो हुकूमत का असल काम है, जो यहाँ नहीं होता। और अब ये सैलाब ख़त्म हो जाएगा, आगे अगस्त में बारिशें ख़त्म हो जाएँगी, चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी, सब भूल जाएँगे। और ये जो हमने प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ बनाई हैं, ये कोई काम नहीं करती हैं। ये सारी, और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी कोई काम नहीं करती, और प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ भी कोई काम नहीं करती। ये सारा साल कोई काम नहीं करती हैं, और वक़्त पे आकर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके या रेस्क्यू वाले काम करके नंबर बनाने की कोशिश करती हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज हो चुका है,
और उसके लिए हुकूमतों को खुद को तैयार करना चाहिए। सर फिर सर हम ये भी देखते हैं कि फिर ये कह दिया जाता है, एंड पे स्टेटमेंट दी जाती है कि सिर्फ गवर्नेंस का मसला नहीं है, ये आलमी माहौलियाती चैलेंज है। बिल्कुल आलमी माहौलियाती चैलेंज है, लेकिन उससे भी तो हुकूमत ने ही निपटना है हुँ, ना। आलमी माहौलियाती चैलेंज से निपटने के लिए कोई ऊपर से फरिश्ते तो नहीं आएँगे, हुँ, या ऊपर से मेरा मतलब है कोई जिन तो नहीं नीचे आएँगे जो आकर सैलाब का पानी रोकेंगे। ये काम तो हुकूमतों ने ही करना है और हुकूमतें इसकी ज़िम्मेदार हैं। अब आप कहें जी कि ये हुकूमत का काम नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, मैं नहीं समझता, ये गवर्नेंस का ही काम है। इनको तैयारी करनी चाहिए कि अगले साल सैलाब का पानी कैसे हमने करना है। सर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हड़ताल की धमकी की। तो पाकिस्तान घी मिल्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल की धमकी दी है। हमने देखा इससे पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी ये धमकी दी थी। तो सर ये जो धमकियों का आना सिलसिला ये जो शुरू हुआ, इस पर क्या कहेंगे? ताजिर बरादरी अचानक से इतना हरकत में क्यों आ गई है? टैक्स लगे हैं जी। पिछले साल सारा टैक्स तो तनख्वाहदार ने दिया है। हुँ, ट्रेडर्स ने तो सिर्फ 68 अरब दिया है। एक्सपोर्टर्स ने तनख्वाहदारों से कम टैक्स दिया है। हुँ, ये किस मुँह से मुल्क को शक्ल दिखाते हैं अपनी? और देखिए ना जी, अब पीओएस सिस्टम लग रहे हैं, टैक्स चोरी रोकी जा रही है, तो इनको प्रॉब्लम पड़ रहा है। ये जो पाकिस्तान के कारोबारी लोग हैं, ये टैक्स चोरी को कोई जुर्म ही नहीं समझते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि उनके मुतालबात क्या हैं? उन्होंने कहा है कि जी, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वो घी मिलों में एहलकारों की तैनाती ने इंडस्ट्री को दबाव का शिकार कर दिया है। वो कहते हैं जी एफबीआर जो है ना, वो घी मिलों पर अपने बंदे ना खड़ा करे जो डब्बे गिने कितने जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ताकि हम टैक्स चोरी कर सकें। अगर आप फेयर हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ऐसा हुँ, काम तो सिगरेट में भी हो रहा है, ऐसा सीमेंट में भी हो रहा है, घी में हो जाए तो ऐसा कौन-सी बात है? यहाँ जिस सेक्टर के ऊपर आप टैक्स के चोरी रोकने की कोशिश करते हैं, वो सेक्टर हड़ताल की धमकी देना शुरू कर देता है। वो सेक्टर जो है कहता है हम हड़ताल पे जा रहे हैं। मेरा तो ख़्याल है कि गवर्नमेंट को बहुत सख्ती करनी चाहिए ये हड़तालियों पर, और इनको इनकी गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए और इनको कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों वो एक लाहौर चैम्बर के सदर ने बड़ी धुआँधार तकरीर की थी। उनकी टैक्स रिटर्न जब ख्वाजा आसिफ साहब ने निकाली ना कि कितने की प्रॉपर्टीज़ हैं और कितना वो टैक्स देते हैं, तो आवाज़ नहीं निकली हुँ। उनकी। तो मेरे ख़्याल में इनके ये टैक्स चोरी रोकने के लिए हमें इन हड़तालों के आगे खड़ा होना पड़ेगा, और इन हड़तालों के मुकाबले में इन हड़तालियों की बजाय हुकूमत के साथ खड़ा होना। शिकंजा और कसने की ज़रूरत है। सर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बीएलए बसों पर हमले कर रही है, तो फिर हमने देखा बीवाईसी जो इस्लामाबाद में फिर से एहतजाज कर रही है। तो सर ये क्या हो रहा है? फिर हमने देखा कि अफ़सोसनाक वाक़या, ये जो साबरी बिरादरान हैं, फिर उनसे भी इज़हार यकजहती किया गया। हमने देखा कि कल मुराद अली शाह भी वहाँ पर गए थे, फिर उसके बाद मेयर कराची भी वहाँ पर गए हैं ताज़ियत के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ बीवाईसी को धरने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। हुँ, ये तो कल को टीटीपी धरना देने लग जाएगी। क्या हम दहशतगर्द तंजीमों को मुल्क में सियासत की इजाज़त देंगे? क्या दहशतगर्द जो मुसल्लह तंजीमें हैं, उनके पॉलिटिकल विंग हो सकते हैं? पहले तो आइन में ही मुझे ये बताएँ कि इस तरह तो जो भी मुसल्लह विंग है, हुँ, जो भी जिसने भी हथियार उठाए हुए हैं, वो साथ अपना एक पॉलिटिकल विंग बना ले, और पॉलिटिकल विंग और मुसल्लह विंग मिलकर पाकिस्तान में दहशत फैलाएँ, सियासत भी करें और दहशत भी फैलाएँ। मैं तो बीवाईसी को बीएलए का पॉलिटिकल विंग समझता हूँ, और मैं समझता हूँ बीवाईसी को इस किस्म के एहतजाज की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हमें उन्हें बीएलए के तौर पे ही ट्रीट करना चाहिए, और उनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो बीएलए के साथ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब आप दहशतगर्दों के पॉलिटिकल फेसेस को पॉलिटिकल स्पेस देंगे, तो वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल फैब्रिक को पॉल्यूट करेंगे, और पाकिस्तान की सियासत में देखिए ना, एमक्यूएम के मुसल्ला विंग थे, हुँ। अल्ताफ़ हुसैन के, जी, पूरा बिल्कुल, कराची तबाह किया उन्होंने। सही बात है। इसलिए किसी भी सियासी जमात का मुसल्ला विंग नहीं हो सकता, ना बीवाईसी का मुसल्ला विंग बीएलए हो सकता है, ना बीएलए का सियासी विंग बीवाईसी हो सकती है। इनके धरने के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। हमें अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, तो उसको भी आप फॉलो कीजिएगा।